हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, कल ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आया जिसमें बताया गया कि 27 नवंबर से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और ये 16 जनवरी तक चलेगा। तो कहने का मतलब टोटल 50 दिन के आसपास आपके पेपर चलने वाले हैं, ठीक है। 50 डेज। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए 20 डेज की रणनीति लेके आ रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे कुछ भाइयों को 10 दिन का टाइम मिले, कुछ को 15 दिन का मिले और किसी को 25 दिन का मिले और किसी को 40 दिन का भी मिले। लेकिन मेरे भाई, अगर आपने इस जो मैं आपको रणनीति बता रहा हूँ, जो मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, अगर इसको आपने अपने ध्यान में रखकर अपनी प्रिपरेशन की 15 से 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। इसमें हम लोग जो इस पूरे के पूरे वीडियोज में जानने वाले हैं कि आपका क्या प्लान होना चाहिए, पूरा कंप्लीट प्लान, संपूर्ण योजना की बात करेंगे कि कैसे आप अपना स्कोर 85 प्लस रख सकते हैं। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि 85 तो अचीव नहीं हो सकता। कुछ बच्चे लाते हैं, कुछ 85 90 तक भी लेके आएंगे। लेकिन अगर आप 70 प्लस स्कोर कर पाते हैं मेरे भाई, तो आप ये मानकर चलें कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसमें हम बात करेंगे डेली टाइम टेबल की, हाई वेटेज चैप्टर्स क्या हैं और आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। क्योंकि इस टाइम आप सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा कि कौन बहुत सही चीज़ पढ़ता है। ये नहीं कि आप सारा चीज़ नहीं पढ़ सकते दुनिया में, ठीक है। आपको कम समय में ज़्यादा आउटपुट के लिए वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं आपको बताऊं तो आरआरबी यानी कि रेलवे के एग्ज़ाम्स में 70 to 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आते हैं। यानी कि अगर आप 100 नंबर से बात करो कि 100 में से कितने नंबर, तो 70 से 80 नंबर के आसपास क्वेश्चंस वो होते हैं जो प्रीवियस ईयर आते हैं, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो जीएस का हो, जो भी हो। लगभग लगभग ये सिनेरियो रहता है, ठीक है। और मैं जो स्ट्रेटजीज में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने इतना कर लिया तो आपके सिलेक्शन की गारंटी है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको समय समय पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें मैथ के आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के 30 और साइंस के 25 एंड करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान के 20। टोटल आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं और 120 मिनट मिलता है। इसमें टाइम काफ़ी मिलता है, इसलिए स्टूडेंट को टाइम में कंसर्न नहीं हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप जो टफ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हो, रीजनिंग के हो या फिर मैथ के हो, ठीक है, आप उसको कम समय में कर सकें और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हो उसके लिए आप समय बचा सकें। अगर आपके लास्ट में 10 से 20 मिनट बच जाते हैं और 2-3 क्वेश्चंस मैथ के कितने भी डिफ़िकल्ट हो, कितना भी कैलकुलेटिव हो, आप उसको ईजिली कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी स्पीड ही इतनी स्लो हो गई कि आप 100 क्वेश्चन जाते जाते ही अपने 80 to 90 मिनट्स लगा देंगे, तो मेरा बात मानना है दोस्तों कि जो क्वेश्चंस आपको आ रहा है वो भी आपके गलत होने की संभावना है। इसलिए आपको अपना एक स्पीड बना के रखना है। स्पीड कैसे काम करना है, एक्यूरेसी पे कैसे काम करना है, इन सब के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं कि आपका डेली का रूटीन टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ठीक है। टाइम टेबल नहीं कि 10 से 12 घंटे कम से कम आपको अपने पढ़ाई को देने हैं। आप 14 घंटे 15 घंटे जितना एफर्ट अभी डाल सकते हैं वो डालिए, क्योंकि आपके पास अभी अभी अगर आप नहीं किए तो फिर समय निकल जाएगा हाथों से। आपको बैठ के लाइब्रेरी में हो, घर में हो, कम से कम 10 से 12 घंटे 15 घंटे तक का टारगेट लेकर चले। इसमें आपको अपने समय को बांट देना है। 4 घंटे आपको मैथ्स को देने हैं, क्योंकि मैथ्स हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें अगर आप सही से कर जाते हैं तो आप 25 में से 25 स्कोर ईजिली कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन इधर उधर होगा, लेकिन 25 में से 23 24 तक कर सकते हैं। वही स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने 20 दिन ही सही से कर लिया। और मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होगा, क्यों आप स्कोर इतना अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो आपको उसमें 1.5 घंटे टाइम देने हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान है, ठीक है। इसमें करंट अफेयर्स भी इसके साथ ही है। दोनों मिला के आप 2 से 3 घंटे देंगे, काफ़ी है। और करंट अफेयर्स का भी वेटेज अच्छा रहता है। आपको मॉक टेस्ट देने हैं, जिनके एग्ज़ाम अभी नज़दीक में है, 10 दिन 12 दिन के अंदर होने वाला है, 7 दिन 8 दिन का टाइम मिला है, उसको तो अभी से ही मॉक देना है। लेकिन जिसका भी सिलेबस सही से कंप्लीट नहीं है या फिर आपको लगता है कि थोड़ा मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप
2 दिन 4 दिन 5 दिन रुक कर भी दे सकते हैं, लेकिन आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। एक ठीक ठाक अमाउंट में मॉक टेस्ट अगर आप लेके लगा के जाते हैं, 10-20 कम से कम, तो आप मान के चलें कि आपको पेपर को अटैम्प्ट करने की स्ट्रेटजी पता चलेगी, जो आपको यूट्यूब पे वीडियो पर देख कर कभी नहीं आप सीख सकते हैं। क्योंकि सारा का सारा गम परफॉर्मेंस का है। आप ऐसा समझें कि अगर आप किसी क्रिकेट को सिर्फ बैठ कर टीवी में देख रहे हैं, तो क्या आप कभी क्रिकेटर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। आपको बल्ला लेकर फील्ड पर उतरना पड़ेगा, आपको लंबे चौके छक्के मारने पड़ेंगे, तब जाके आप एक अच्छे खिलाड़ी बन पाएंगे। उसी तरीके से जब तक आप कॉपी और पेन लेके क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा लगाएंगे नहीं, अपने स्पीड पर काम नहीं करेंगे, अपने ब्रेन को एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे कि इस क्वेश्चंस को स्पीड कैसे करना है, एक्यूरेसी कैसे लानी है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है, मुझे किस क्वेश्चंस को छोड़ना है, किस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, अगर आप इन सब चीज़ों पर काम नहीं करेंगे तो आप मेरे से लिख कर ले लें कि आप पढ़ते रह जाएंगे 5 साल 10 साल, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि मैं बहुत बच्चे को देखता हूँ बैठकर सारा का सारा दिन क्लास करते रहते हैं। भाई आप 10th 12th पास कर चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, क्या अब भी आपको कोई पढ़ा सकता है क्या? सच पूछो अपने आप से। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसकी किसी का बचपन में मैथ कमज़ोर रह गया तो वो मैथ वगैरह सीख सकता है, बट ऐसा सबके लिए नहीं है। अगर आपको कोई किताब दे दे तो आप पढ़ के समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, चाहे वो साइंस हो चाहे वो जीएस हो। लेकिन सबको क्लास करने में आनंद आता है क्योंकि वो पैसिव होती है, आपको एक्टिव लर्निंग करनी है। ठीक है, नहीं तो आपका पढ़ाई आउटपुट बहुत कम आएगा। अब मैथ की अगर बात करें तो आपको अप्रोक्स डेली 100 क्वेश्चन कम से कम लगाने हैं। जिन मेरे भाई को 20 दिन का टाइम मिलेगा तो वो 2000 क्वेश्चन लगा पाएंगे, जिनको 30 दिन का टाइम मिलेगा 3000 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, और जिसके 40 दिन का मतलब 4000। और अगर मेरा मानना है कि अगर कोई 2000 से 4000 के बीच क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, मैं बार बार कोशिश बोल रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस करने हैं। आपको टेक्स्ट बुक पे जाके वो मॉक नहीं लगाना बैठ के, फ्रेश मॉक जो होता है उसमें क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं, उसमें उसमें एक्सपर्ट बैठ कर क्वेश्चंस को डिजाइन कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे भाई आपको अपना तैयारी पीवाईक्यू बेस्ड रखना है। इसमें से 50 क्वेश्चन आप सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं अगर आपके पास कोई बुक वगैरह नहीं है। अगर आपने बुक से तैयारी की हुई है, आपके पास कोई भी हो, चाहे किरण का हो या कोई भी हो जिसमें चैप्टर वाइज बुक हो, क्वेश्चंस हो, और आपने उस क्वेश्चन को किताब को एक बार भी लगाया है, तो उसमें जिस जिस क्वेश्चंस को आपने टिक करके रखा है, हाईलाइट करके रखा है, आप डेली उससे भी 20 से 30 क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि जैसे आपने मॉक लगाए, 50 क्वेश्चन के मॉक लगाए, तो आपको पता चला कि मेरा 2 चैप्टर में बहुत दिक्कत आ रहा, तो आपको जाना है यूट्यूब पे किसी भी टीचर का एक वीडियो देख लेना जिससे कि आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगर ये भी आप इसमें भी समय बचाना चाहते हैं तो आप किसी का क्लास नोट से भी कर सकते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, या फिर फॉर्मूला बुक वगैरह से आप कर सकते हैं। आपको ज़्यादा यूट्यूब के पीछे नहीं भागना है। अभी यूट्यूब पे एक समंदर सा आएगा, एक तूफान सा आएगा वीडियोज़ का, जिसमें हर एक प्लेटफॉर्म अपने क्लास का दावा करेगा कि मैं आपके लिए भगवान हूँ, मैं आपके लिए सब कुछ फ्री कर दिया है। भाई यकीन मानो, फ्री करने से कुछ नहीं होता, उसके उसकी उसकी रीच बढ़ जाती है। आप उसके एक प्रोडक्ट के रूप में होते हो, आप जाते हो, एक भीड़ लगाते हो, उनका ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, बट आपका फ़ायदा इसमें नहीं होता है। आप क्लास देखते हो, आप नोट्स करोगे कि क्या करोगे, नहीं हो पाता भाई। लास्ट टाइम में आप जो कहोगे कि मैं बहुत ज़्यादा क्लास नए नए वीडियो देख के जा रहा हूँ, नहीं हो पाता। आपको प्रतिदिन, आपको डेली एक मॉक लगाना है, आपको एक फॉर्मूला बुक बनाना है, नोटबुक, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट, ये नहीं कि किसी की किताब को ले आए उसमें से सारा लिखा हो, उसमें बहुत सारे फालतू भी लिखे हुए हैं। उसको मोटा करने के लिए उसमें ऐसे ऐसे बात लिखी गई है जो आप एग्जाम में कभी नहीं लगा पाएंगे। मैं किसी भी टीचर से आप फॉर्मूला बुक लेके आए, हर कोई दावा करेगा कि मेरे बुक से ही आता है, मेरे बुक से ही आता है, बट वो उसका प्रमोशन है, उनको बुक बेचना है। आपको सेलेक्ट करना है हर चीज़ का। आपके पास मैं अभी चैप्टर्स बताऊंगा, 10 चैप्टर्स हैं, उसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसके क्या शॉर्टकट्स हैं, उसके आप कुछ 2 3 4 पेज 5 पेज के अंदर उसके नोट्स बना लें। 5 पेज के अंदर आ जाएगा इजीली, छोटा छोटा लिखेंगे तो। और फिर उसको आपको डेली रिवाइज करना है। कुछ फॉर्मूला जैसे नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकालते हैं, या फिर वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कैसे, हालांकि इसमें नहीं आता, अगर वो आ गया तो उसका क्या फॉर्मूला होता है,
सक्सेसिव का क्या फॉर्मूला होता है, लगातार परसेंटेज चेंज हो रहा है तो उससे क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें आप उसमें से देख सकते हो, उसमें लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। लेकिन आपको किसी के मोटे वाले बुक के पीछे नहीं भागना है, आपको अपना नोट्स बहुत कंसाइज रखना है, संक्षिप्त रखना है, ताकि उसको आप लास्ट टाइम में रिवीजन कर सके मेरे भाई, ठीक है। अब मैथ के महत्वपूर्ण अगर चैप्टर्स की बात करें हम, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि नंबर सिस्टम से एलसीएम एचसीएम डिजिबिलिटी ये सब से रूल्स, इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चंस आते हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेस से क्वेश्चंस आते हैं, बोडमास रूल, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, ये अप्रोक्सीमेशन, इसमें ऐसे कोई चैप्टर्स नहीं है जिससे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता। आप इसको अगर देखें तो आपको समझ में आएगा कि इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। किसी शहर की जनसंख्या समथिंग है, अगर 10% की दर से घट रही है तो 2 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी। SICI के क्वेश्चंस होंगे कि 2 साल का SICI का डिफरेंस बताओ। तो आप जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है एक ऊपर ऊपर से भी अच्छे से करके जाते हैं इन सारे चैप्टर्स का, इन सारे चैप्टर्स को ध्यान में रखते हुए। और भी चैप्टर्स है, ठीक है, कहाँ चला गया, यहीं पे क्या लगता है, एक स्लाइड छूट गया कहीं पे, ठीक है। आप इसमें से डाटा इंटरप्रिटेशन ऐड कर सकते हैं, मेंसुरेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और एक मिनट में देख लूँ कहीं पे छूट तो नहीं गया। हाँ, यहाँ पे आप में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को देना है। डिफरेंस बिटवीन CI SI के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है। टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिलेटिव स्पीड कि दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो क्या होगा। ट्रेन का प्रॉब्लम से एवरेज स्पीड, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस आते हैं। इफिशियंसी का रेशियो वगैरह, पाइप सिस्टम्स, ये सब सारे टॉपिक्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, आपको इसको नोट करना है और आपको देखना है इसमें से किस टॉपिक में आपको दिक्कत है, या आपको इसमें से देख के भी फाइंड आउट करना है और उसी के सिर्फ जाके वीडियोज देखना है। आपको किसी की क्लास नहीं देखना है, क्योंकि आप मान के चलो कि आपको 25 क्वेश्चन करवा देते हैं, 15 क्वेश्चन आप जान रहे थे तो आपका 15 क्वेश्चन में जो टाइम लग गया आधा घंटा 45 मिनट, वो बर्बाद चला गया ना आपका। तो आपको ये बात समझनी है, ठीक है। मैं चलता हूँ पीछे पहले, ठीक है। जहाँ तक मैं आपको रिसोर्स की अगर बात करूँ मैथ की, तो आपको एटलीस्ट अभी हाल फिलहाल में जो भी 2024 के एग्जाम्स हैं उसके प्लेलिस्ट चाहे किसी भी टीचर के हो, सारे टीचर्स ने ऑलमोस्ट करवा के रखा है। आपके जो भी फेवरेट टीचर हो आप जाके उससे कर सकते हैं कि रेलवे की जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो RRB ALP का हो, ठीक है, NTPC का हो, उसके बाद ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट CBT 1 CBT 2, वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं। और उसके बाद आप एक और लेके चले, कौन सा था, RPF का हो गया। अगर आप इसके 2024 के क्वेश्चंस कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, अगर आप सिर्फ इतना भी कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया आ जाएगा किस तरह क्वेश्चंस अभी लेटेस्ट ट्रेंड में। आपको ये एस्टिमेट मस्ट डू है, ये आपको ये करना ही करना है। आप किसी का PDF निकाल लो, गगन प्रताप सर हो, आदित्य रंजन सर हो, उम्मीद है मुझे सब ने करवाया होगा। गगन प्रताप सर ने करवाया, अगर आप उसका PDF निकाल के खुद से सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इसके वीडियोज भी आपको देख के ख़त्म कर लें, लेकिन आपको कभी भी मॉक टेस्ट या फिर लंबे वीडियोज के ऊपर नहीं भागना मेरे भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ ये चीज़, बड़े बड़े वीडियोज के पीछे आपको नहीं जाना है। आपको टॉपिक, अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत हो गई, जैसे मान लीजिए आपको विद्युतीय जो क्वेश्चंस आते हैं, सर्कुलर रेस, ठीक है, विद्युतीय रेस जो होता है उसमें अगर आपको दिक्कत आता है तो वो टॉपिक आप जाए सर्च करें, उसके आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटे के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन देख लें। जो भी टीचर्स को आपको अच्छा लगता है, ऑलमोस्ट सब टीचर्स ने करवाया ही होता है। आपको अपने वीक पोर्शन पे काम करना है, टॉपिक का नाम सर्च करना है जिसमें आपको डिफ़िकल्टी हो रही हो, ठीक है। और आपको 2024 के क्वेश्चन सारे करने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको RRB PYQ लगाने हैं। मैं बताता हूँ कहाँ से लगाने हैं, एक मिनट, कहाँ चला गया वो, हाँ ये है, देखो, सॉरी। जैसे आप रेलवे टेस्ट, आपने सब ने ऑलमोस्ट सब लोगों ने लेके रखा होगा टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन। इसमें आप देखेंगे कि जब टेस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा मैथ्स RRB रेलवे PYQ मॉक टेस्ट। आपको जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा ग्रुप डी में लगभग 2022 में जो क्वेश्चंस आए थे उसके 99 सेट हैं। मैं 100 मान के चलता हूँ
तो यहाँ से 2500 क्वेश्चन ऐसे हैं जो PYQ जो आपको मस्ट डू है, या आपको करना ही करना है। अगर आप कुछ नहीं भी करते हैं तो इसके 4 सेट आप डेली लगाएं, 1 2 3 4। अगर 4 भी आप डेली लगाते हैं तो 25 दिन में आप ऑलमोस्ट कर लेंगे, सारे पेपर्स को आप रिवाइज कर लेंगे। अब 4 अब कहेंगे सर 4 में तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 4 में तो लगेगा कैसे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि इसमें 30 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है। 30 फोर जा 120, 2 घंटे में आप ये 100 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, अब 100 क्वेश्चंस को जैसे आप अटेम्प्ट करेंगे 2 घंटे लगेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आधा घंटा आपका एक्स्ट्रा टाइम लेगा उसको एनालिसिस करने में, यानी कि आप 2.5 या 3 घंटे ही मैं मान के चलूँ, 1 घंटा एनालिसिस में ही दूँ तो 3 घंटे में 100 क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं। और मेरा मानना है कि ये इनफ है। अगर आप किसी बुक को लेकर बैठेंगे 3 घंटे में 100 क्वेश्चन सबसे होंगे और नहीं भी होंगे, लेकिन इसमें आपको टाइम जब चल रहा होगा सामने में आपको लगेगा कि ये तो एग्ज़ाम में आया हुआ है, हमको तो ये करना ही। मेरे भाई ये चीज़ आपके लिए इतना रामबाण होगा जो आपको आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा, 100% सिलेक्शन की ओर यही लेके जाएगा आपको। वैसे ही रीजनिंग में भी आपको अगर सेक्शनल देना है कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको नए और भारी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के पीछे नहीं जाना है, ना ही किसी वीडियो लेक्चर के पीछे जाना है। सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, चाहे मैथ की जिसकी भी बात करें, लेकिन वो अभी के टाइम में क्या होता है ना, अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में टफ टफ क्वेश्चंस करवाते हैं, जिसका एग्ज़ाम में आना का पॉसिबिलिटी 2-4% ही रहता है। यानी कि 25 में से 20-22 क्वेश्चंस ईजी ही रहते हैं, 2-3 क्वेश्चन टफ रहते हैं, और हो सकता है कि उसके मॉक टेस्ट से भी ना आए वो चीज़। समझ रहे हो मेरे भाई? बहुत सोच समझ के आपको एक कदम ले उठाना है कि करना क्या है आपको। ठीक है, अगर रीजनिंग की स्ट्रेटजी की बात करें तो रीजनिंग में ये सब क्वेश्चंस आते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजनिंग में भी आप कुछ मैथ जैसे ही फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैथ में आपको इसमें रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चंस लगाने हैं, जिसमें कि आप सेक्शनल अगर 2 मॉक भी लगा देंगे, ठीक है, जो वैसे मैंने रेलवे के मैथ्स के बारे में बात की वैसे ही करके रीजनिंग के भी बने हुए हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो आप यहाँ पे रीजनिंग का भी है। आप यहाँ से भी इस वजह से क्लिक करेंगे इसी तरीके से आपका आ जाएगा, वहाँ से भी आप डेली 2 मॉक लगाएंगे तो आपके 30 क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, 30-60 क्वेश्चंस के आप आसपास अटेम्प्ट कर लेंगे। और अगर आपको किसी टॉपिक्स में दिक्कत आता है तो आप जाएंगे यूट्यूब पे और वहाँ जाकर सर्च कर लेंगे। इसमें बेसिकली 2-3 टॉपिक्स में बहुत दिक्कत होता है स्टूडेंट को। एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, यानी कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, अवधारणा। अगर इस तरह के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होती है तो आप एक चैनल है इंडगेम एसएससी, इंडगेम एसएससी, ठीक है। आपको क्या सर इंडगेम एसएससी क्यों बता रहे हो? क्योंकि इसने हर एक टॉपिक को स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जिसको बोलते हैं उसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आप उस पर जाके इसके वीडियोज को देखें, या आप E1 के क्लास पे जाएंगे आप डालेंगे कंक्लूजन स्टेटमेंट कंक्लूजन बाय E1 क्लासेस या इंडियन एसएससी, तो उसके एक वीडियोज को अगर आप देख लेंगे तो आपको वो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने लगेगा। ठीक है, वो एसएससी के मेंस में आता है जो कि रेलवे के ग्रुप डी में आता है। आप समझ पा रहे हो ना कि ग्रुप डी भी उतना आसान है नहीं, कंपटीशन इसमें भी काफ़ी अच्छी है। 1 करोड़ प्लस लोगों ने फॉर्म डाला हुआ है, 32,000 के आसपास सीट है। तो आपको बहुत तबीयत से तैयारी करनी होगी, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, तब जाकर आप इसमें अपना एक सीट कन्फर्म कर पाएंगे। ठीक है, रीजनिंग की बात आप समझ गए। आपको सेक्टर लगाना है और जो भी वीक टॉपिक हो आपको जाना है, जिस पे आपको डिफिकल्टी हो रही हो, लगे कि इस टॉपिक से गलत हो गया, उसके जाके आधा घंटा 1 घंटे का लेक्चर से देख लेना है किसी का। फिर भी मैं कहूँगा मैराथन के पीछे नहीं जाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइंस की। ये भी एक हाई वेटेज टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी के अकॉर्डिंग। इसके 25 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है मेरे भाई, 25 क्वेश्चंस आने हैं इसके, जिसके कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर इसमें आप 18+ स्कोर भी कर पाए तो भी ये अच्छा है। और इसमें साइंस बहुत टफ नहीं पूछी जाती है, 10th के लेवल पे भी पूछी जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि टीचर्स लोग उस लेवल तक पढ़ाते नहीं हैं 10th के हिसाब से, वो अपने हिसाब से पढ़ाते हैं कंपटीशन के हिसाब से।
जो 10th में एनसीईआरटी की बुक है, अगर कोई उसको प्रेफरेंस लेकर चले तो वो रेलवे में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। लेकिन अभी के टाइम में आप उतना तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, अगर इसको भी आपने सही ढंग से इसके नोट्स कहीं से बना के, कहीं किसी क्लास के किसी टीचर्स के या एनसीईआरटी के भी आपने कर लिए, तो आपको स्कोरिंग में दिक्कत नहीं होगा। जिसमें न्यूटन्स के नियम, न्यूटन्स लॉ, फोर्स, घर्षण, फ्रैक्शन, ग्रेविटेशन और कार्य शक्ति, ऊर्जा, ठीक है। लाइट चैप्टर में, प्रकाश में आप ये सब चीज़ देख सकते हैं। साउंड में जैसे वेलोसिटी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, और हीट एंड टेम्परेचर की अगर बात करें, इसमें जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, मोड ऑफ हीट होता है, उसके बाद दुधाड़ा हो गया। इन सारे टॉपिक्स को अगर आप सही से कर लेते हैं तब भी आपको दिक्कत। अगर हम चले केमिस्ट्री और बायो की अगर बात करें, वो कहाँ चला गया, थोड़ा सा पीपीटी इधर उधर हो गया है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। इसमें कुछ जैसे साइंस, ये केमिस्ट्री में अगर बात करें हम, तो ये ठोस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये इसमें यौगिक मिश्रण से आते हैं क्वेश्चंस। पीएच वैल्यूज से, अम्ल क्षार से आता है, धातु अधातु का गुणधर्म, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। अब देख ले मैं कितना बताऊँ इसमें से। और सबसे इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के भी 8 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे के किसी भी एग्जाम में, और बच्चे यहीं सबसे ज़्यादा मार खाते हैं, क्योंकि रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। हर कोई सब कुछ पढ़ने के पीछे लगा हुआ है, हर चीज़, चाहे वो गौरव सर की क्लास हो, स्पीडी हो, एडिटोरिया हो, गौरव सर की हो, यूट्यूब पे 2 4 और टीचर, बच्चे हर किसी का क्लास करते रहते हैं। लेकिन मेरे भाई, आपको सेलेक्टेड पढ़ना है। आप ये मान कर चलो कि हर महीने के 250 क्वेश्चंस आपको आसपास करने हैं, 150 से 250। आप 150 करो, 200 करो, 250 करो, कोई भी कर सकते हो आप। अगर 250 करते हो और 6 महीने तक करते हो तो कितने क्वेश्चंस हो गए, 1500। आपको 1500 से 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के तैयार करने ही नहीं है, बार बार उसी को रिवाइज करना है। क्योंकि होता क्या है ना, ये बहुत ब्रॉड है, आप पढ़ के भी चले जाते हो, आपको वहाँ याद ही नहीं रहता। आप 100 200 लोगों के नाम याद करते हो, फिर जब ऑप्शन आता है कि ओएनजीसी का चेयरमैन कौन है, आपको लगता है इसका भी नाम सुना हो, इसका भी नाम सुना हो, चलो तुक्का मार देता हूँ। तुक्का मारते ही वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन आपने कम क्वांटिटी में ही, मतलब और ज़्यादा बार रिपीटिशन के साथ पढ़ा होता, ज़्यादा रिवाइज किया होता, तो आपको ये दिक्कत नहीं आती। इसलिए आपको अपना क्लास कंसाइज रखना है। आपको यूट्यूब पे जाना है किसी भी टीचर से जिन्होंने 150 से 200 के आसपास क्वेश्चन करवाए हो पर महीने का। 500 500 क्लास, 500 क्वेश्चन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं हर महीने का 150 से 200, ठीक है। वहाँ पे आप जाएंगे, उसके क्लास के प्ले लिस्ट को आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। अगर कोई पीडीएफ वगैरह दे दे तो बहुत अच्छी बात है। आप, मेरा मानना है कि आप इसका नहीं करें, क्या नाम है, स्पीडी वगैरह नहीं करें, उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैंने बहुत बार दिया हुआ है, तो मैंने देखा है, मैंने इधर भी एनटीपीसी का देखे आया हूँ मैं, CBT 1 CBT 2 सारा चीज़ दिया है मैंने। तो ठीक ठाक स्कोर था मेरा, अभी भी ठीक ही। अगर ग्रेजुएट वाले में CBT 2 में मेरा अगर सिलेक्शन हो जाता है तो मैं आप लोगों को आकर बताऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आपको करंट अफेयर्स में इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है कि सरकारी योजना जो चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा, पीएम किसान, पीएम सम्मान निधि, वो लाइफ इंश्योरेंस का जो भी है, ठीक है, आयुष्मान भारत, वो कब स्टार्ट हुआ, क्या है उसकी अपडेट, क्या कितना लाभार्थी को क्या मिलता है, बजट में क्या क्या थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियाँ, कौन सा स्कीम कौन सा स्टेट स्टार्ट कर रहा है, कौन से राज्य का राज्यपाल कौन सा है, ये सारी चीज़ें। कोई बिल वगैरह अगर आया है, कोई अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कोई संशोधन हुआ है, उस पर जीडीपी वगैरह, महंगाई वगैरह, आरबीआई की कोई रूल है, कोई बैंक को कोई लाइसेंस रद्द किया गया है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बजट आपको देख के जाना है, बजट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्म पुरस्कार किसको मिला, आपको इसमें सारे चीज़ याद करके जाना है। पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न किसको मिला, क्यों मिला, कब मिला, मरणोपरांत मिला, नहीं मिला, ये सारी चीज़ें। खेल रत्न, खेल पुरस्कार, ये ऐसे टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये जिससे क्वेश्चंस आते हैं, श्योर है आपकी क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ठीक है। और इसरो के मिशन अगर कोई है, इस बार भर भर के क्वेश्चन CBT 1 में पूछे गए थे, एनटीपीसी के, ठीक है।
कि कौन सा मिशन कब लॉन्च किया गया, मतलब स्पेस से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे। रक्षा एंड समाचार की बात करें, मिसाइल परीक्षण, सैन्य अभ्यास याद करना, इससे क्वेश्चन रेलवे के फेवरेट टॉपिक्स हैं ये। उसके बाद नियुक्ति याद करना है कि किसको क्या बनाया गया है, हाल ही में जो 6 महीने साल भर के अंदर किसको किसको किस चीज़ का चेयरमैन बनाया गया, ये सब चीज़ें आपको याद करना है। आपको जाना है यूट्यूब पे अपॉइंटमेंट 2025 सर्च करना है, आप वहाँ से जाकर वीडियो नोट कर लेना, क्वेश्चन को भी बना हो, शॉर्ट नोट्स बना लेना है। आपको साइंस पे और करंट अफेयर्स पे थोड़े वीडियोज देखने पड़ेंगे, या फिर आपको किसी के पीपीटी या पीडीएफ का सहारा लेना पड़ेगा। कहीं से पीडीएफ मिल जाए बहुत अच्छी बात है, वीडियोज को देखना अवॉइड करें कीजिए, क्योंकि रोक कर नोट्स बनाना बहुत टाइम खाता है। 1 घंटे का वीडियो है, आपका 1.5 से 2 घंटे ले जाते हैं। तो आई होप आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। आपको मॉक टेस्ट की का प्लानिंग क्या रखना है आपको। अगर आप 20 दिन का ले चल रहे हैं तो 10वें दिन से आप मॉक लगा सकते हैं, या आपको डेली लगा सकते हैं। अगर आपका लेवल ठीक है, इतने दिन से अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे थे, तो डेली एक मॉक आपको लगाना है। मॉक लगाने के साथ साथ आपको उसका विश्लेषण बहुत अच्छे से करना है। मॉक लगाना इज नॉट अ बड़ा बात है, ठीक है। मॉक लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मॉक का अगर आप एक मॉक लगाते हैं, उसका विश्लेषण एनालिसिस बहुत अच्छे से करते हैं कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, किस क्वेश्चंस को आपने गेस से नहीं तुक्का मारा था, किस क्वेश्चंस को आपको छोड़ना चाहिए था, किस क्वेश्चंस को आपको अटैम्प्ट करना ही चाहिए था, किस क्वेश्चंस में आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए थे, आपको अटैम्प्ट करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट के एनालिसिस से ही पता चलेगी। 1 घंटा अगर आप मॉक लगा रहे हो तो आपको 1 घंटे के आसपास 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा आपको इसको एनालिसिस में देना चाहिए कि क्यों मेरे नंबर कम रह गए, क्यों मैं कैसे मैं 5 क्वेश्चंस और सही कर सकता था। अगर आप डेली ऐसा करेंगे तो आप यकीन मानो आप 20 दिन में ऐसा कर सकते हो जिससे कि आपका स्कोर आराम से 10 से 15 नंबर तक बढ़ सकता है, ठीक। इससे आपकी एक्यूरेसी में सुधार आएगा, आप तुक्के लगाना बंद कर दोगे। और सबसे बड़ी बात, आपको एक एरर नोटबुक बनानी है। ये क्या होती है सर? यानी कि अगर आपने कोई सिली मिस्टेक किया, आपने 8 7 15 ना जोड़ कर 8 7 14 जोड़ दिया, तो आपको उस जो नोटबुक है पतली सी रखनी है, उसमें लिखना है कि आपने जोड़ करने में गलती की थी, क्या जोड़ करने में गलती की थी वो भी उसमें मेंशन करना है। इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन था लेकिन फॉर्मूले के कारण आप भूल गए, तो आपको लिखना है कि मैंने इस फॉर्मूले के कारण इस क्वेश्चन को गलत कर दिया। यानी कि आपको अपने वीक पॉइंट पे, अपने कमजोरी पे, अपने जिस क्वेश्चंस को आप गलत कर रहे थे उसके लिए आपको उसको नोट्स को बनाने हैं। आपको ये लिखना है कि मुझसे ये गलती होती है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन का एक नेचर होता है कि अगर आप किसी क्वेश्चंस को गलत करते हैं तो बार बार वही गलती आपसे होती है। लेकिन अगर आपने दिमाग को इस बात के लिए ट्रेन करेंगे कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस में हमसे गलती होती है, अगर आपको अपने वीक पॉइंट्स बता दिए जाएंगे कि तुम ये ऐसे गलत कर सकते हो, तुम ऐसे गलत कर सकते हो। जैसे एक कोच अपने प्लेयर को समझाता है कि तुमको ये वाला शॉट ऐसे नहीं खेलना था, तो वो खिलाड़ी याद रखता है। तो आपको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा और बार बार उसको देखना पड़ेगा कि आपने क्यों गलती की थी। जैसे ही आपके 30 40 50 60 के आसपास ये एरर नोटबुक में पॉइंट्स तैयार हो जाएंगे, तो आप उसको रिवीजन करते रहें। मेरा मानना है कि मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में एरर होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अंतिम 5 दिन सबसे महत्वपूर्ण। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा है जिसकी तैयारी बहुत तगड़ी थी, वो फोड़ देते, आग लगा देते पेपर में, लेकिन वो इतना उस एक जॉब को लेकर इतना ज़्यादा पैशनेट थे कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए। तो प्रकृति का एक नियम है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए ही चाहिए तो वो चीज़ आपसे दूर जाने लगती है। मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये बात समझो कि अगर आप उस चीज़ के लिए आपको नींद नहीं आ रही है, आप पढ़ते जा रहे हो, तो आपने कभी जाना है, सुना है ना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खा लेने के बाद आदमी पलटी कर देता है, वोमिटिंग कर देता है। तो वही पढ़ाई के साथ भी है। अगर आप पढ़ाई को एक सही ढंग से, एक अपने काम माइंड सेट के साथ, एक ठंडी मानसिकता के साथ अगर आप नहीं करते हो, तो आप एग्ज़ाम हॉल में अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे सकते। अब कोई खिलाड़ी पिच पर खड़ा होते ही पूरे एक्सपेक्टेशंस के साथ डर गया, ठीक है, तो कि मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा, मेरा ज़िंदगी क्या हो जाएगा,
तो वो फिर नहीं खेल पाएगा भाई। अब वो उसकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, वो गलती करेगा, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब आदमी प्रेशर में होता है तो वो गलती करता ही करता है। तो आपको अपना सब कुछ नहीं बना लेना है ग्रुप डी को। वो एक एग्ज़ाम है, आपको अपनी 100% तैयारी के साथ देनी है और काम माइंड सेट के साथ दिमाग को शांत ढंग से रखते हुए तैयारी करनी है। 12-15 घंटे पढ़ेंगे और लास्ट के 5 दिन चिल मारेंगे। चिल मारने का मतलब ये नहीं कि पढ़ना ही नहीं है, आपको रिवीजन करना है। गलत कॉपी जो मैंने बताया कि अगर आपके 60-70 या 100 के आसपास भी वीक पॉइंट आपको पता चल पाते हैं तो उसका आप रिवीजन कीजिए। डेली एक मॉक लगाइए और जो भी नोटबुक बनाया था आपने, फॉर्मूला नोटबुक, ठीक है, ये नहीं कि मोटी किताब से मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं, फॉर्मूला नोटबुक बनाया था उसका रिवीजन करना है। अच्छी नींद लेनी है, 8 घंटे की 10 घंटे की ले लो नींद कस के। और समय प्रबंधन, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करके सोना है। आपको अपना बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक रखना है। ये नहीं कि 2-2-3 बजे रात में सो रहे हैं और सुबह 9 बजे जग रहे हैं। हो सकता है पेपर आपका 7 बजे सुबह हो, आप पेपर अच्छा नहीं दे पाएंगे, आपको पेपर में नींद आएगी। तो मेरे भाई, आप, मेरी उम्मीद है आप यहाँ तक बहुत अच्छे सब कुछ समझ गए होंगे। अगर यहाँ तक आप आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको ग्रुप डी की तैयारी क्यों करनी चाहिए। ग्रुप डी भाई, बहुत सारे लोगों का ग्रुप डी का जॉब करेंगे। ग्रुप डी छोटी नौकरी नहीं भाई, जिसके घर में कुछ नहीं है उसके लिए ग्रुप डी भी बहुत है। मैं बताता हूँ कैसे। भाई साहब, ग्रुप डी अभी 8 पे कमीशन आने वाला है, सब लोग हल्ला कर रहे हैं 8 पे कमीशन, 8 पे कमीशन। अगर 8 पे कमीशन में पिटमैन फैक्टर 2 के आसपास भी हुआ ना भाई, तो ग्रुप डी की सैलरी 55 से 60 हज़ार रुपये हो जाएगी, ऐसा लोग कह रहे हैं। आई होप ऐसा हो भी। तो मोटिवेशन आपके लिए क्या है कि यह एक छोटी नौकरी नहीं है, कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने का मौका है। रेलवे की नौकरी मिलने के बाद परिवार और आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। जहां आप अभी बहुत दिक्कत से ज़िंदगी जी रहे हैं, आप कहीं काम करने जाते हैं, 12,000-15,000 से अधिक की जॉब नहीं मिल पा रही है आपको, 12-12 घंटे काम करवाया जाता है। खास करके आप जब नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो यहाँ स्थिति और ज़्यादा ख़राब है। अपने बिहार में हो गई, अपने बंगाल में हो गया, इधर स्थिति और ख़राब है। यूपी में हो गया, जॉब मिलता ही नहीं। जॉब मिलेगा 10,000 देंगे। मॉल में मैंने लड़के से बात की कि 8-8 घंटे जॉब कर रहा, 8-8 घंटे नहीं, सॉरी, 12 घंटे जॉब कर रहा, सैलरी 8,000 मिल रही है। तो उसकी वैसे वैसे लोगों के लिए ग्रुप डी बहुत अच्छा मौका है। इस कारण से 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भी डाला है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, घर में इज्जत, सम्मान और भरोसा बढ़ेगा। आपको गर्व होगा, सबको गर्व होगा कि आपने अपनी मेहनत से एक नौकरी पाई। अपने आपको लगेगा कि हाँ, मैंने अपने दम पे कुछ तो किया लाइफ में। नौकरी की सुरक्षा, अगर आपको जॉब लगता है आपको जॉब से कोई निकाल नहीं सकता। पेंशन हो, अस्थाई हो जाए पेंशन, अस्थाई आय से आपकी ज़िंदगी सुनिश्चित कर देगी कि आपकी लाइफ अब सही से चलेगी, आपका खाने पीने का दिक्कत नहीं होगा। महंगाई जितनी हो जाए आपको पैसा ठीक ठीक अमाउंट में मिलेगा, जिससे आप अपना जीवन अच्छे से चला पाएंगे। जो आज सपने दूर लगते हैं मेरे भाई, अपना घर परिवार की मदद, अच्छा जीवन, सब पास आने लगेंगे। आप लोगों की मदद कर पाएंगे। कल का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि नौकरी मिलते ही आपकी पहचान, स्थिरता और आत्मविश्वास तीनों बढ़ जाएंगे। आप में एक कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होगा। आपको लगेगा कि यस, लोग आपके वैल्यूज करेंगे कि लड़का रेलवे में है। जो आपको कोई नहीं पूछता, फिर कहते हैं ना कि लड़की नहीं लड़की का बाप भी मानेगा, वो वाला हिसाब होगा। जो आपको भी भाव नहीं देता वो आदमी आपके दरवाजे पर आएगा, ये दावा है। चाहे आप ग्रुप डी में ही क्यों ना हो भाई। आपको पता है कितनी स्थिति खराब है। यह चयन सिर्फ आपकी नहीं, आपके पूरे परिवार की जीत होगी। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो सिर्फ आप नहीं, आपके पूरे परिवार की जीत होगी। और कड़ी मेहनत से मंजिल बस एक कदम में दूर है मेरे भाई। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना पूरा जी जान झोंक दें, लेकिन हौस में बेहोश नहीं हो जाना। बस जो मैंने तरीके बताए हैं आपको उस पर काम करना है। ये सब बता दिया मैंने आपको, ये भी बता दिया था। तो दोस्तों, अगर यहाँ तक आप आए, आपको ये मेरे मोटिवेशंस की लाइन भी अच्छी लगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमें इंतज़ार रहेगा आपके सिलेक्शन का। धन्यवाद।